हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी में क्या होता है, एक्चुअली किसी भी देश का जो जोग्राफिकल रीजन होता है प्लस में पॉलिटिकल रीजन होता है ना, जैसे कि सपोज कीजिए कोई देश है, ठीक है, तो इसका एक जोग्राफिकल रीजन हो गया यानी कि ये लैंड मतलब जो भी हो गया वो, और थोड़ा सा इसमें आगे अगर बढ़ जाएगा समुद्र की तरफ तो ये क्या होता है, पॉलिटिकल रीजन होता है। ठीक है, तो ये पूरे के अंदर एक वर्ष में जितना भी आय हुआ ना, मौद्रिक आय हुआ फाइनल रूप से, जो भी अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी लगा हुआ है, कोई पर्सन के द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है, जो भी मतलब जितना कुछ है इस सब के द्वारा जो फाइनल रूप से एक वर्ष में जितना भी वस्तु बना उसका फाइनल दाम प्लस में जितना भी सेवा दिया गया उसका फाइनल दाम, ये सभी को जब हम जोड़ लेते हैं जिस देश का ये सीमा है उस देश के अंदर, तब वो क्या होता है, उस देश के लिए वो जीडीपी बन जाता है। ठीक है, चाहे ये देसी हो विदेशी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये देश के सीमा के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, उस देश के जीडीपी के अंतर्गत आ जाता है। समझ गए बात। तो यही चीज़ यहाँ परिभाषा में लिखा गया, आप पढ़ के देखिए। देखिए सीमा के अंदर, ठीक है, जो देश का सीमा है उसके अंदर अंतिम रूप से उत्पादित जो वस्तु होता है या सेवा, उसका मौद्रिक जो मूल्य होता है ना, मतलब जो पैसा हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, उस देश का जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए हम इसको आगे और भी अच्छे से देखेंगे जब इस सब टर्म को डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जीएनपी के बारे में। देखिए जीएनपी क्या होता है कि जैसे कि अब जीडीपी पढ़े तो क्या पढ़े कि एक ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल रीजन के अंदर, मतलब एक देश के सीमा के अंदर जितना भी कुछ उत्पादन होगा फाइनल वस्तु और सेवा, वो सब जीडीपी के अंतर्गत आता था। अब हम यहाँ पे जीएनपी में क्या करेंगे कि इसमें से हमें कुछ चीज़ें को घटाना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए हम आपको समझाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि ये भारत है, मैं मैप नहीं बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ये क्या है, भारत है, इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अमेरिका है। हम आपको समझाने के लिए चीज़ें बना रहे हैं। देखिए आप सपोज कीजिए यहाँ पे जो भारत का पूरा जीडीपी था, हम ऐसा मान लेते हैं कि 100 रुपया था भारत का जीडीपी एक वर्ष में, मतलब जो भी यहाँ पे वस्तु का उत्पादन हुआ इस ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल रीजन के अंदर, और प्लस में जो भी सेवा हुआ वो सब 100 रुपया दाम था। अब यहाँ पे इस 100 रुपया के अंदर एक अमेरिकन आदमी है भारत के अंदर, ये अमेरिकन आदमी है भारत के अंदर, ये बेचारा का इनकम कितना, 20 रुपया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब जो प्रॉफिट कमाया इस देश के अंदर, तो ये जीडीपी के अंदर तो आ जाता था लेकिन जीएनपी के अंदर नहीं आएगा। तो ये प्रॉफिट जो कमाया ये लेकर कहाँ चला गया, अमेरिका में चला गया। ठीक है, तो ये 20 रुपया कहाँ यहाँ से लेकर चल गया, अमेरिका में। अब यहाँ पे अमेरिका में भी एक क्या है, एक पर्सन है इंडियन, जिसका नाम है क्या, तो राम। अब इसका इनकम अमेरिका में कितना था, तो 10 रुपया था। ठीक है, तो अब ये 10 रुपया लेकर के जो अमेरिका में कमाया, तो ये अपने प्रॉफिट लेकर के कहाँ, इंडिया के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये 10 रुपया जब इंडिया के अंदर लेकर के आ गया तो हम इन चीज़ों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो फाइनली जो जीएनपी होता है कैसे निकालते हैं, तो जीएनपी में जो हमारा जीडीपी था ये, ठीक है, जीडीपी 100 रुपया था, और प्लस में हम क्या करेंगे, जो हमारे देश के लोगों के द्वारा बाहर में कमाया गया था तो 10 रुपया था, और माइनस में क्या करेंगे, जो हमारे देश के अंदर जो विदेशियों के द्वारा कमाया गया था 20 रुपया, हम उसको माइनस कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जीएनपी कितना आ गया, तो 90 रुपया आ गया। तो हम जीएनपी ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जो विदेशियों का आय है हमारे देश में वो घटा लेते हैं, और जो हमारे देश के लोगों का जो आय है विदेश में उसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तब उस देश का जीएनपी निकल जाता है। आप समझ गए होइएगा बातों को। चलिए यही बात परिभाषा में लिखा गया, हम आपको बताते हैं। देखिए किसी भी देश एक वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में, देखिए विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, और जो हमारे देश भारतीयों द्वारा विदेश में प्राप्त आय को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यही क्या हो जाता है, जीएनपी हो गया। समझ गए बात। जीएनपी को क्या बोलते हैं, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और जीएनपी देखिए, जीएनपी इक्वल टू में हम यहाँ जो बोले हैं वही बात फार्मूला में लिखा गया कि जीडीपी और माइनस में क्या, तो जो हमारे देश के अंदर विदेशियों का आया था, ठीक है, विदेशियों का आया था, और प्लस में क्या करेंगे, जो विदेश के अंदर हमारे देश के भारतीयों का जो आया था उसे हम जोड़ लेंगे। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, तो एनएनपी है। एनएनपी क्या होता है, जैसे आपको जीएनपी हम निकालना बताए हैं कि हमारे देश का जीडीपी, और माइनस में क्या करेंगे, विदेशियों का इनकम हमारे देश में, और प्लस में क्या, तो हमारे देश के लोगों के द्वारा जो दूसरे देश में इनकम किया जा रहा है वो, तो ये हमें जीएनपी निकलता था। अब जीएनपी को हमें शुद्ध करना है, अगर जैसे कि ये होता था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना होगा, तो इसमें से हम क्या, जो मूल्य ह्रास है उसको हम घटा देंगे, यानी कि डिप्रिसिएशन जो है उसे हम घटा देंगे
जीएनपी में से, तो हमें क्या निकल जाएगा, एनएनपी निकल जाएगा। बात को समझ गया। तो हम एनएनपी इस तरीके से निकालते हैं, हम इसमें से मूल्य ह्रास को घटा करके निकालते हैं। ये क्या होता है, एनएनपी, तो ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब हम इसको और आगे आपको अच्छे से बताएंगे, जहाँ पे हम इसको बताएंगे आपको कि ये फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं और मार्केट कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि एनडीपी, देखिए एनडीपी क्या होता है कि जैसे हम आपको जीडीपी बताए थे, तो उसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाता था। जो एक ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल रीजन के अंदर जो भी मौद्रिक फाइनली जो वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता था वो इंक्लूड हो जाता था। अब यहाँ पे एनडीपी में क्या होगा ना कि जीडीपी में से हम क्या करेंगे, जो मूल्य ह्रास है यानी कि जो डिप्रिसिएशन है इसको हम घटा देंगे, तो यही हमारा क्या दे देगा, तो एनडीपी देगा। समझ गए बात। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या है, आगे है कि एनएनपी। देखिए एनएनपी को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक तो हम मार्केट प्राइस पे करते हैं और दूसरा फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं। जब हम एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं तो उसे ही बोलते हैं क्या, तो नेट यानी कि नेशनल इनकम बोलते हैं। समझ गए बात। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हम नेशनल इनकम एनएनपी को कब बोलते हैं, तो जब हम उसको फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते तब। चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए एक कंपनी, दोस्तों बोलते बोलते ना मेरा थोड़ा गला भी बच गया है, क्योंकि रोज़ 2-3 वीडियो बनाना पड़ता है इसलिए, ठीक है। चलिए समझिए आप। देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई चीज़ बनाया यहाँ पे, ठीक है। सपोज कीजिए एक पेन बनाया कंपनी, ठीक है, पेन बनाया। अब ये क्या किया ना कि ये बाजार में बेचेगा। सपोज कीजिए 5 रुपया का पेन बनाया, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना, 3 रुपये का डाल दिया। तो अब ये बाजार में आया तो कितने का हो गया, मार्केट में अगर देखेंगे तो ये 8 रुपया का हो जाएगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर 3 रुपया टैक्स डाल दिया। 5 रुपया में बना था तो कितना, 8 रुपया हो जाएगा। अब देखिए ये एक्चुअली 8 रुपया में ही बाजार में बिकेगा अगर गवर्नमेंट इस पर कोई सब्सिडी नहीं देगा तब। लेकिन गवर्नमेंट सपोज कीजिए यहाँ पे क्या किया, 1 रुपया का सब्सिडी दे दिया, ठीक है। तो अब ये बाजार में कितने में बिकेगा, तो 7 रुपया में बिकेगा। तो जो फैक्टर कॉस्ट होता है, जैसे कि देखिए एनएनपी, ये फार्मूला भी याद रख लीजिएगा, फैक्टर कॉस्ट इजकल टू में क्या, एनएनपी मार्केट कॉस्ट, और माइनस में क्या, तो इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस में क्या, तो सब्सिडी। समझ गया बात। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। यही एनएनपी जो होता है ना फैक्टर कॉस्ट पे, इसे हम और क्या बोलते हैं, तो नेशनल इनकम बोलते हैं। समझ गया बात। तो ये हम कैसे निकालते हैं, देखिए अब यहाँ पे आपको क्या था, मार्केट कॉस्ट कितना इसका है, अभी देखिए मार्केट कॉस्ट अभी इसका 7 रुपया, तो यहाँ पे 7 डाल दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर टैक्स कितना लगाया था इनडायरेक्ट, तो 3 रुपया का लगाया था, तो माइनस क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। और प्लस में सब्सिडी कितना मिला था, तो 1 रुपया का था, प्लस में सब्सिडी 1 कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे फाइनल कितना आया, तो 5 रुपया आ गया ना। तो यही क्या था, फैक्टर कॉस्ट था। 5 रुपया आपको हम यहाँ बताए थे ना फैक्टर कॉस्ट, तो आप आ गया फैक्टर कॉस्ट। तो यही हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। समझ गया बातों को अच्छे से। तो इसी फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, तो नेशनल इनकम बोलते हैं। समझ गया चीज़ों को ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो मैं फार्मूला लिखा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या 1968 में कैलकुलेट किया गया था। और ये बताया गया था कि उनके एक पुस्तक में, ये पुस्तक बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक में उन्होंने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और उन्होंने बताया था कि भारतीयों का प्रति व्यक्ति जो आय है कितना है, तो 20 रुपया, मतलब एक व्यक्ति का एक वर्ष का आय कितना, तो 20 रुपया था मात्र, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके क्षेत्र को देख लेते हैं जहाँ से हमें आय प्राप्त होता है, कि जहाँ जहाँ से हमें क्या राष्ट्रीय आय मिलता है वो कौन कौन सा क्षेत्र है। तो देखिए एक तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सभी जगह से हमें क्या राष्ट्रीय आय मिलता है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र वो हो गया जहाँ से हमें डायरेक्ट प्राकृतिक से जो चीज़ें हमें मिलता है ना, प्राकृतिक से, वही क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि देखिए आपको, जैसे कि कृषि हो गया, वन हो गया, मत्स्य हो गया, तो ये सब क्या होता है, हमें डायरेक्ट प्राकृतिक से मिलता है। हमें अगर पोखर के अंदर मछली है तो डायरेक्ट हम पकड़ लेते हैं। जो वन है, कृषि है, ये सब क्या है, प्राकृतिक पे सब कुछ डिपेंड है। तो ये क्या है, यहाँ से जो भी आय आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का आय बोलते हैं। समझ गया बात। ये सब प्राथमिक क्षेत्र। कभी कभी तो ऐसे डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें से कौन कौन आता है, तो आपको कृषि, वन, मत्स्य, मतलब सीधे सीधे जो खनन होता है, माइनिंग होता है, ये सब कैसा, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। समझ गया बात। चलिए देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा कि जितना भी, अब मान लिया जाए प्राथमिक क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ, मान लीजिए कि धान को उपजाया गया प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है।
लेकिन हम उसको चावल बनाने के लिए मशीन में लेकर के आए ना, तो जो प्रोसेसिंग किए मशीन के अंदर वो कहाँ हो जाएगा, तो अब वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। समझ गए बात। जैसे कि अगर हमें दूध मिला डायरेक्ट गाय से तो वो प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन अगर हम उसे कमर्शियल लेवल पे ले गए एक फैक्ट्री में, उसे हम बहुत सारा प्रोसीजर किए, पनीर बनाए, ये बनाए, वो बनाए, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फिर द्वितीय क्षेत्र में कंसीडर किए जाने लगेगा। समझ गया बात। तो यही देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पे क्या विनिर्माण होता है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे जैसे कि बिजली का निर्माण हो गया, ठीक है, खनन मतलब खदान हो गया, जो भी वहाँ पे जैसे कि मशीनरी, जितना भी मशीनरी लेवल पे जो चीज़ें काम होता है, जैसे कि गैस हो गया, जल भंडार हो गया, तो ये सब जैसे कि जितना भी मशीनरी लेवल पे आप काम देखते हैं ना, जो कंपनी लेवल पे जो कुछ भी होता है वो सब, जैसे कि आपके ऑप्शन में आएगा तो आपको थोड़ा सोच विचार के भी लगाना है। मैं पूरा कुछ यहाँ नहीं लिखा हूँ, तो वहाँ पर आपको देखना है कि कितना जो मशीनरी से रिलेटेड अगर कुछ भी हो गया कमर्शियल पर्पज़ पे, तो वो सब कहाँ आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर आ जाएगा। समझ गए बात। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे कि जितना ये सेवा क्षेत्र हम बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। जैसे कि आपको जो जैसे कि डॉक्टर हो गया, परिवहन हो गया, जो आपको लेकर, जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा। सेवा क्षेत्र का मतलब ये कि आपको एक्चुअली एक कोई वस्तु दिया नहीं जा रहा है, आपको एक फीलिंग दिया जा रहा है, एक रहस्य दिया जा रहा है। समझ गए ना बात। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई वस्तु हम आपको थोड़ी दे रहे हैं, ये सेवा क्षेत्र में आता है। हम आपको एक फीलिंग दे रहे हैं, एक समझ दे रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, तो ये किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ हो गया सब, ये सब किस में आता है, तो सेवा क्षेत्र में आ गई। मतलब अगर हम एक शॉर्ट भाषा में बोले तो जनरली जो पूछा जाता है वो ये, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन जो मुख्य है, ये सब सेवा क्षेत्र के अंदर आता है। समझ गया बात। चलिए देखिए एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि सेवा क्षेत्र में मतलब तृतीय क्षेत्र में जितना धीरे धीरे वृद्धि होता है, जितना ज़्यादा वृद्धि होता है, उतना उस देश को ज़्यादा मतलब ग्रोथ रेट उसका ज़्यादा माना जाता है। जितना ज़्यादा तृतीय क्षेत्र में वृद्धि होगा उस देश का ग्रोथ रेट उतना ज़्यादा माना जाएगा, और उस देश में क्या होगा कि उतना ज़्यादा जीडीपी का बढ़ोतरी होगा। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए नोट में एक बात लिखा गया क्या, कि राष्ट्रीय आय की गणना अभी किसके द्वारा किया जाता है, तो सीएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। सीएसओ मतलब क्या, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है। ये कभी कभी फुल फॉर्म भी इसका पूछा जाता है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 2 मई 1951 को हुआ था। देखिए ये तो नहीं पूछा था 2 मई, लेकिन 1951 कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका गठन कब हुआ है, तो 1951 आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। समझ गया बात। चलिए आगे देखिए आधार वर्ष क्या है, अभी जो इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, ये 17 से 18 है आधार वर्ष, ठीक है। पहले क्या था, तो 11 से 12 था, अभी 17 से 18 चल रहा है, ठीक है। आधार वर्ष के बेस में ही चीज़ों को जो कंसिडर किया जाता है, मतलब राष्ट्रीय आय का या चाहे जो कुछ भी मतलब कैलकुलेट किया जाता है, वो वही आधार वर्ष के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इसको जो है 2 तरीके से निकाला जाता है। कैसे कैसे, तो एक तो स्थिर मूल्य पे निकाला जाता है और दूसरा क्या, चालू मूल्य पे। देखिए स्थिर मूल्य कहने का मतलब ये है जो बेस ईयर है ना, उस पे जब हम चीज़ों को निकालते हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम क्या, आधार वर्ष बोलते हैं। और जब चालू मूल्य का मतलब क्या है ना, कि जैसे कि सपोज कीजिए ये 2021 चल रहा है, अब अगर हम 20 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, चालू मूल्य बोलते हैं। समझ गया बात। और जब हम आधार वर्ष के बेस में देखते हैं, आधार वर्ष से को रिलेट करके देखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्थिर मूल्य देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जो स्थिर मूल्य होता है क्या, उसका निर्धारण तो मतलब क्या 17-18 के बेस पे भी क्या है, आधार वर्ष पे निकाला जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्थिर मूल्य बोलते हैं। और जब उसी चीज़ को मतलब जैसे कि देखिए करेंट प्राइस, मतलब जो अभी जो किसी उत्पादन पर जो अधिकतम बिक्री मूल्य है जो छापा गया है, वह उस चालू मूल्य के आधार पर होता है। सपोज कीजिए अभी चालू मूल्य का मतलब क्या, जो पीछे वर्ष जो है ना, ये इस पे जो कंसीडर करते हैं हम चीज़ों को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चालू मूल्य पे बोलते हैं। समझ गया बात। चलिए देखिए आगे थोड़ा सा और है चीज़ें, देख लीजिए यहाँ पे। आगे है आपका डंपिंग। डंपिंग में क्या है ना, डंपिंग में ये चीज़ें होता है, यहाँ पे एक्चुअली कंपटीशन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई देश है, ठीक है, सपोज कि ये इंडिया है और ये क्या, चाइना है, ठीक है। तो ये एक दूसरे देश में क्या करेगा कि कोई भी सामान का उत्पादन हो रहा है ना, सपोज कीजिए इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ 10 रुपया का बना, अब इंडिया ने क्या किया कि चाइना के अंदर इस चीज़ों को भेज दिया और यहाँ बोला कि 9 रुपया में ही हम बेचेंगे। तो यहाँ जब क्या हुआ कि अपने देश में बना हुआ चीज़ों का मूल्य को कम करके दूसरे देश में बेचना, तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तो यही कहलाता है डंपिंग। समझ गए। मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किसी भी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित वस्तु या मूल्य का, जो वस्तु है उसका मूल्य का कम करके दूसरे देश में बेचा जाना, ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका डंपिंग।
इसका एक स्थिति होता है, या तो यहाँ पे सामान नहीं बिक रहा है, उस केस में ये सामान का दाम सस्ता करके दूसरे देश में बेच सकते हैं। और दूसरा बात क्या हो सकता है कि अगर कंपटीशन बहुत है, अगर मान लिया कि इंडिया बीट करना चाहता है चाइना को, तो क्या करेगा, यहाँ से सामान को सस्ता करके और यहाँ भेज देगा, ताकि इंडियन सामान यहाँ बिकने लगेगा और चाइनीज सामान यहाँ नहीं बिकेगा। तो इस दो को कंडीशन में होता है, एक तो कंपटीशन के कंडीशन में, और दूसरा जब इस देश का सामान नहीं बिकते रहता तो दूसरे देश में सस्ता करके भेजा जाता है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, देखिए पर कैपिटा इनकम किसी देश का निकालना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे पता चलता है कि उस देश का स्थिति कैसा है। सपोज कीजिए कि हम दो देश ले लेते हैं, मान लीजिए ये अमेरिका हो गया और ये इंडिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि हम इसका भी इकोनॉमी हम मान के चलते हैं कि 1000 रुपया है, ठीक है, और इसका भी इकोनॉमी 1000 रुपया है। तो हम अगर ऐसे देखेंगे तो दोनों का इकोनॉमी 1000 रुपया ही पता चल रहा है। तो इससे हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि किस देश का स्थिति कैसा है। लेकिन अगर हम ये बोले कि इस देश में जो लोग हैं वो कितने, तो 50 लोग हैं, ठीक है, और इस देश में हम अगर बात करें लोग कितने, तो 100 लोग हैं, तब हम यहाँ पे अगर पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो हम 50 से अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पे जो आएगा 20 आ गया। और जब हम यहाँ पे भाग देंगे तो हमें क्या लग गया, 10 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या देखें ना कि इसके अब हमें पता चला कि पर कैपिटा इनकम अमेरिका का ज़्यादा अच्छा है इंडिया के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम ये देखें कि अब इकोनॉमी हम डिसाइड कर पाएँ कि अमेरिका का इकोनॉमी बेहतर है किससे, इंडियन इकोनॉमी से। समझ गए बात। तो इसीलिए हम पर कैपिटा इनकम को निकालना कंपलसरी होता है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो नेशनल इनकम जो भी होता है उसमें हम क्या कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो यही क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है। समझ गए बात। अब आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए CPI, मतलब सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किस राज्य का है, तो गोवा के हैं। सबसे कम किसका है, तो बिहार का है। और ये सर्वाधिक पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में किसका है, तो ये दिल्ली का है, ठीक है, दिल्ली का। समझ गए बात। चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं कि पहली बार जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट किसके द्वारा किया गया था, या धन पलायन का सिद्धांत दिया गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1967 से 68 में दिया गया था। और कितना बताया गया था, तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये 20 रुपया प्रति वर्ष बताया गया था। समझ गया बात। चलिए एक और देख लेते हैं पॉइंट। एक और पॉइंट क्या है कि दादा भाई नौरोजी तो पहली बार कैलकुलेट किए थे, लेकिन आपसे ये पूछे कि वैज्ञानिक तरीके से पहली बार किसने कैलकुलेट किया था, तब VKRV राव के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से कैलकुलेट किया गया था पहली बार इनकम। और इनके द्वारा बताया गया था कितना, तो 62 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय बताया गया था। 1931-32 में बताया गया था ये चीज़ें। समझ गए बात। चलिए ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का गठन मतलब कब हुआ। जैसे कि आप मान लिया जाए कि आज़ादी के बाद क्या किए भारत के लोगों ने कि राष्ट्रीय आय के गठन किए, राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के लिए। तो वो इसका गठन कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। और इसके 2 वर्ष जो अभी प्रेजेंट जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय कैलकुलेट किया जाता है वो CSO के द्वारा किया जाता है। तो इसका गठन कब हुआ था, इसके 2 वर्ष जस्ट बाद। आप इसमें अगर 2 का ऐड कर दीजिएगा तो यही हो जाएगा। जो मतलब अभी राष्ट्रीय आय का कैलकुलेट किया जाता है वो CSO के द्वारा किया जाता है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। ऑफिस के जगह कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन भी देगा, तो आपको वो भी सही कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका नेशनल इनकम से संबंधित, ठीक है। तो 1-2 वीडियो हम और आपको देंगे। जो देखिए इसमें जो भी कंटेंट है ना वो आपको ऐसा मान के चलना है कि सभी के सभी एक बेसिक जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में हम आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ना तो और ये सब जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना ये सब हमें बहुत काम आएगा, ताकि हमें वहाँ बहुत ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं होगा, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1-2 वीडियो और आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।